हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ फर्स्ट पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी, बीएसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले हम बताना चाहते हैं दोस्तों, जो छात्र बीएसएससी में किसी कारणवश असफल रह गए, मेरिट लिस्ट में नहीं नाम आया उनका, वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और वैसे छात्र जो खास करके बेरोजगार हैं, रोजगार वाले नहीं, जैसे कि ग्रुप डी में अगर जॉब करते हैं या फिर कहीं और जॉब करते हैं, उनको छोड़ करके। तो पहले हम बात करें दोस्तों इस न्यूज़ के बारे में कि नए अध्यक्ष जो आए हैं बीपीएससी में, उसके बाद से उन्होंने एक कैलेंडर जारी किया जिसमें 67वीं जो पीटी का एग्ज़ाम है वो आपका सितंबर में होने की संभावना बताई जा रही है। और तमाम जितने भी एग्ज़ाम है बीपीएससी के द्वारा उन सभी का यहाँ पे कैलेंडर जारी कर दिया गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं दूसरी खबर पर। और दूसरी खबर क्या है दोस्तों, देखिए ये है आपका राजस्व कर्मचारी पद से संबंधित। दोस्तों यहाँ पर देखिए औरंगाबाद का जो है एक लिस्ट जारी किया गया है और साथ ही उससे संबंधित नोटिस जारी की गई है कि राजस्व कर्मचारी पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक प्रमाण पत्र और कागजात जांच हेतु संबंध में सूचना प्रकाशित किया गया है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो आपको देखने को अगर आपको चाहिए कि किस तरह से पीडीएफ देखेंगे, तो आपको बहुत पहले ही बताया था कि अपने जिला का नाम .bih.nic.in पर यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन आप चाहें तो डायरेक्ट NIC पर भी इसको देख सकते हैं, यानी कि आपको अपना जिला लिखना होगा, .nic.in पर आपको जाना होगा, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट वाले या फिर नोटिस वाले ऑप्शन पे जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे जो मूल प्रमाण पत्र के बारे में बताया गया है वो यहाँ पे दिया हुआ है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जो काउंसलिंग है आपकी 20 तारीख को होने वाली है सुबह 10 बजे। और ये भवन का नाम देखें दोस्तों, समरनालय औरंगाबाद में ये होना सुनिश्चित होगा। और अगर उस दिन मान लीजिए किस कारण नहीं पहुँचते हैं तो एग्जैक्ट कारण के साथ आप 23 तारीख को भी जा सकते हैं, ठीक है। बताया गया दोस्तों पहला कि पहचान पत्र मूल प्रति जो है वो चाहिए और छाया प्रति भी चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या मतदान पत्र, यानी कि 3 तरह का यहाँ पे दिया हुआ, तीनों में से कोई एक या फिर तीनों है तो तीनों ले जा सकते हैं। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र, अगर प्रारंभिक का नहीं है तो मेंस का भी एडमिट कार्ड से काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेंस का भी नहीं है तो काउंसलिंग का तो होगा, काउंसलिंग से भी काम चल सकता है, ठीक है। और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ छाया प्रति, यानी कि आपका इंटर या मैट्रिक जो भी है दोनों का जो है ओरिजिनल और प्लस जेरोक्स कॉपी दोनों चाहिए। और कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र जो वो भी चाहिए, यानी कि आपने DCA वगैरह किए हैं तो ठीक है, नहीं दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे नहीं लगेगा। टंकन प्रमाण पत्र अगर है तो वो दीजिएगा, नहीं है तो नहीं दीजिएगा, क्योंकि इस पोस्ट के लिए वो ना ही एसेंशियल था ना ही डिजरेबल था, तो इसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आवासीय प्रमाण पत्र यानी आपका एक रेसिडेंशियल चाहिए और ये ओरिजिनल चाहिए। देखिए दोस्तों, ये आपका ओरिजिनल चाहिए और साथ में छाया प्रति भी चाहिए, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र जिसे क्रीमी लेयर रहित हैं तो भी, और अगर क्रीमी लेयर यानी OBC या BC MBC में नहीं आते हैं, SC ST हैं तो उनसे संबंधित जो है आपका जाति प्रमाण पत्र चाहिए। और एक चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि आपका मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो। विवाह दहेज नहीं लेने देने से संबंधित एक घोषणा पत्र होता है वो चाहिए। और न्यायालय में किसी प्रकार का कोई केस या मुकदमा लंबित नहीं है, इससे संबंधित शपथ पत्र चाहिए। और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए मूल प्रति के साथ या छाया प्रति। कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखिए दोस्तों कई तरह से बनता है। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको थाने की तरफ से बनता है, जिसके लिए तो यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है, 10 नंबर पॉइंट पर। और दूसरा आप अपने कॉलेज से बनवा सकते हैं, या फिर अपने ज़िला में कैरेक्टर बनाना होगा तो आप जो सरपंच साहब होते हैं वो भी बना सकते हैं आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो ये तमाम सर्टिफिकेट जो है मान्य होते हैं कैरेक्टर के तौर पर, ठीक है। और चरित्र प्रमाण पत्र के बाद देखिए 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। और अगर कहीं जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे संबंधित एक अनापत्ति प्रमाण पत्र या फिर एक रिजाइन किया हुआ जो लेटर होता है, रेजिग्नेशन लेटर जो है वो भी चलेगा, अगर मान लीजिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC नहीं मिलता है तब, ठीक है। उसके बाद सभी प्रमाण पत्र सही होने का शपथ पत्र चाहिए, यानी कि एक शपथ पत्र जिसमें आप ये बताए होंगे कि सारा प्रमाण पत्र सही है, जो कि आपको कई सारे वीडियो में देखने को मिल गया होगा, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें दोस्तों जिस पर आपको गौर करना चाहिए, जो भी नवनियुक्त राजस्व कर्मचारी हैं या फिर नवनियुक्त आने वाले विभागों से जो काउंसलिंग करवाई जाएगी, इसी के समरनालय का भी बाकी रह गया है 1751 वाले सीट का, और भी कई सारे विभाग बाकी हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारे विभाग का धीरे धीरे आएगा। और उम्मीद रखिएगा दोस्तों, कई सारे ऐसे विभाग इसमें 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भर भी लग सकते हैं। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, बाकी इस पर कोई खास मेरे पास डेटा नहीं है, लेकिन मेरा अनुभव यही बता रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों जैसे ही बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है और जैसे ही गठबंधन से महागठबंधन की सरकार आई है,
तब से नौकरियों के बारे में बार बार जो है सवाल पूछे जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, कुछ दिन पहले सम्राट चौधरी पंचायती राज विभाग के मंत्री थे, अब इनको तो हटा दिया गया है, अब नए मंत्री साहब आएंगे। यानी कि हर एक विभाग में अभी नए नए मंत्री आने वाले। यही कारण है कि आपका जो कार्य थोड़ा सा डिले हुआ है। जिन विभाग में पहले से कुछ कार्रवाई नहीं की गई है तो थोड़ा सा विलम्ब आपको लगेगा। लेकिन यहाँ पे बात हम कर रहे हैं दोस्तों कि नौकरियों के बारे में कई मीडिया चैनल जो है माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी कुमार जी से जो है कई सवाल पूछ रहे हैं कि आपने 10 लाख का वादा किया था, क्या हुआ। उनका रिप्लाई यही है कि जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तब 10 लाख की बात की थी, अभी फ़िलहाल उप मुख्यमंत्री हूँ, इसलिए मैं अपनी सुरक्षा को प्रायोरिटी देता हूँ। यानी कि मुझे पहले अपना जो है Z+ सुरक्षा चाहिए, बाद में नौकरियों के बारे में सोचेंगे। और आपको पता है कि चच्चा जी हैं, चच्चा जी नौकरियों के बारे में सोचते नहीं, तो जब चच्चा ही नहीं सोचेंगे तो भतीजा को सोचने देंगे ही नहीं। ठीक है, तो उम्मीद रखिए दोस्तों बिहार में कुछ खास होने वाला नहीं, वही घसीटी पसीटी जो भी है 2-4-10 हज़ार की बहाली आएगी, वो भी पूरी नहीं होगी। आपको पता है एक हेडमास्टर का बहाली आया था लगभग 38 हज़ार के करीब, और उसमें 6 हज़ार जो है भरे गए, बाकी 30-32 हज़ार जो है सीटें खाली चली गई। तो ये खेल होता है। अब देखिए दोस्तों, दरोगा की बात करें तो दरोगा बहाली तिरहुत रेंज के अभ्यर्थियों का मेडिकल टेस्ट जो 16 तारीख से होने वाला है, यानी 16 अगस्त से होने वाला है। और यहाँ पर इस तिरहुत रेंज के 4 जिलों के 132 अभ्यर्थी जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं, और 16 अगस्त को इनका मेडिकल जाँच शुरू होगा, क्योंकि इनकी जो है लगभग मेरिट के बाद ट्रेनिंग समाप्त हो चुकी है। अब इनका मेडिकल जो है होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आगे हम बढ़ते हैं सबसे खास बात पर। बीएसएससी के सेकंड लिस्ट के बारे में जो चर्चाएं हो रही है, मेरिट लिस्ट के बारे में जो चर्चाएं हो रही है, वेटिंग लिस्ट के बारे में जो चर्चाएं हुई है, उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे अगर वेटिंग लिस्ट या फिर सेकंड काउंसलिंग लिस्ट के बारे में, तो दोस्तों इस पर मैं आपको एक साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि देखिए 1778 जो कैंडिडेट बाहर हुए, ठीक है, इनके बारे में अब कोई सूचना आने वाले नहीं है। ये परम सत्य है। बहुत ज़्यादा कुछ हुआ, अगर 177 में से कुछ लड़कों का ज्वाइनिंग नहीं होता है तब इनमें से कुछ लड़कों को मौका दिया जा सकता है। और सेकंड काउंसलिंग लिस्ट जो है वो कब आएगी इसका भी कोई आधार नहीं है। ये लगभग 2 महीने लग सकता है, 6 महीने, साल भर, 2 साल, कोई गारंटी नहीं है दोस्तों कब आएगा। क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है दोस्तों कोर्ट केस का मामला, जो कि आपको पता है कि कोर्ट में जो है मामला चल रहा है, वो है आपका मिसमैच वाले कैंडिडेट का, और उन्हीं के लिए सीटें रिजर्व की गई। ये आयोग के सचिव का कहना है या उनके सदस्य का कहना है। तो जिन भाई को लगता है कि द्वारा फिजिकल होगी तो इसके बारे में भी अभी हम नहीं कुछ कर सकते हैं, और उम्मीद रखिए कि ये होने की संभावनाएं न के बराबर है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है बिहार में। और अगर होना भी चाहे तो बहुत विलम्ब लगेगा, या फिर न के बराबर समझ लीजिए। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि आप लोग जो भी कैंडिडेट हैं, जो 1778 जो बाहर हुए हैं, वो तो अपना प्रयास जारी रखें, लेकिन उनके अलावा जो जिनका काउंसलिंग हुआ ही नहीं, वो इस उम्मीद में अपनी मानसिक या शारीरिक रूप को परेशान ना करें कि भाई आपका काउंसलिंग में नाम आ जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये चीज़ें आप दिमाग से निकाल दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करिए। और मेरा मानना है कि जिन भाइयों का कहीं भी जॉब नहीं हुआ है अभी तक की बात कर रहा हूँ मैं, प्रेजेंट स्टेटस की बात कर रहा हूँ, कि अभी तक अगर आप कहीं भी जॉब नहीं पाए हैं तो आपके पास एक अच्छा विकल्प है, वो है आपका RRB ग्रुप डी का। ठीक है, RRB ग्रुप डी का अगर आपने NTPC दिया है तब तो ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं प्रोसेस में आप होंगे। और अगर NTPC में भी आप असफल रह गए हैं तो आपके पास सबसे अच्छा विकल्प है, सिंगल बेस्ड एग्ज़ाम होता है भाई RRB ग्रुप डी का। इसमें अच्छे मार्क्स लाइए, ज्वाइन करिए, नो टेंशन नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन हाँ अब आप बात करिएगा कि ग्रुप डी में कौन जाएगा। भाई अगर आप बात करते हैं ग्रुप डी में, तो मैं बता दूँ UPSC के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन UPSC से ज़्यादा क्रेज किसका है पता है आपको? UPSC से सबसे ज़्यादा क्रेज ग्रुप डी का है। क्यों है बताता हूँ। देखिए ग्रुप डी जो है आपको 1 लाख लोगों को बहाली देती है, 1 लाख 50,000 60,000। ये UPSC कितने को देती है? 1 साल में 700 800 1000, यानी मैक्सिमम 5 साल में 5,000 कैंडिडेट को ये जॉब देगी। और यहाँ पे जॉब वही करेंगे जो पहले से जॉब में रहते हैं। ठीक है, यानी कि पहले से रोजगार वाले कैंडिडेट ही यहाँ पे जॉब करते हैं। फ्रेश कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं हो पाते हैं, हो भी नहीं सकते, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अनुभव की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। और UPSC जानते हैं पूरे वर्ल्ड में नंबर 2 पर आता है, फर्स्ट में इंडिया में जो है नंबर टॉप पर ये प्रतियोगिता परीक्षा है। तो यहाँ पर तो वो कैंडिडेट जाएंगे जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, अच्छे दिमाग वाले हैं, मतलब समझ लीजिए एक तरह से प्रोफेशनल लोग ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें ग्रुप डी को सबसे ज़्यादा क्रेज क्यों जाता है, और ग्रुप डी को मैं सबसे बेस्ट क्यों मानता हूँ, क्योंकि यहाँ से अधिकांश लड़कों को जॉब मिलती है। यानी कि अधिक से अधिक गरीब परिवार जो है यहाँ पे सफल होने के बाद अपने पारिवारिक स्थिति को सुधार पाते हैं। देखिए वो बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे, मानते हैं ग्रुप डी के बाद आप बड़ा महल नहीं बना सकते हैं, बड़ी फैशन वाली गाड़ियाँ नहीं खरीद सकते, लेकिन एक बात तो है कि आप कमा खा सकते हैं,
फिलहाल जो बेरोजगारी की स्थिति में 10,000 15,000 कमाने के लिए लोगों को कड़ी मेहनत करना पड़ता है और जॉब मिलती भी नहीं है 10-15 हज़ार तक के महीने का भी, वहाँ पे आपको 30,000 रुपया मिनिमम सैलरी जब मिलेगी तो आप अपने परिवार को सुचारू रूप से चला पाइएगा। एक बात तो पूरी तरह से सत्य है। तो मेरा मानना है दोस्तों, फिलहाल अभी आप सभी ग्रुप डी की तरफ ध्यान आकर्षित करें और फर्स्ट सिंगल फेज सेकंड फेज का जो है एग्ज़ाम का जो है वो आपका डेट जो है जारी कर दिया गया है। तो जिन भाइयों का नहीं हुआ किसी कारण से, मान लीजिए बीसीसी से लगाव जुड़ा हुआ है, मानते हैं बीसीसी से आपने 8 साल का लगाव जोड़ दिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि भाई आप उसी दर्द में जिए और इसी गम में डूबे रहें। आपको नया कुछ करना चाहिए। देखिए, जिन भाइयों का हुआ वो आपके ही सहयोगी थे, आपके के मित्र थे और आप असफल हुए तब उनका जो है सिलेक्शन हुआ। तो कोई बात नहीं दोस्तों, अच्छी बात है कि उनका सिलेक्शन हुआ, उनके अच्छे मार्क्स थे, तो आप लोग इतना चिंतित क्यों हो रहे हैं? ठीक है, कोई भी रहे, तो आप लोग को ग्रुप डी पर फोकस करना चाहिए। अगर ग्रुप डी का फोकस नहीं करना चाहते हैं, सोचते हैं कि बेकार जॉब है, फालतू जॉब है, तो छोड़िए उसको, कोई बड़ा जॉब का तैयारी करिए। ठीक है, एसएससी में जाइए, एसएससी एमटीएस है, एसएससी का सीएचएसएल है, सीजीएल है, करिए उधर क्वालिफाई। बैंकिंग का बहुत सारा क्षेत्र है, बैंकिंग में बहुत सारे पोस्ट आते हैं, तो बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य विभागों में भी जॉब आती रहती है, तो आप लोग चाहें तो कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अब एक ही चीज़ पर पड़े मत रहिए, ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, घर वाले भी परेशान रहेंगे, आप ज़िंदगी भर परेशान रहिएगा। भले आपको इस वीडियो के बाद थोड़ा सा अजीब लगे और कहिए कि आप लोग का हो गया तो आप लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, एक दोस्त के नाते आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे आसपास में जितने भी कैंडिडेट आपके होंगे, भाई मित्र जो भी हैं, आप अपने दोस्तों को देखिएगा वो रेलवे ग्रुप डी के लिए कितने उत्सुक हैं और किस तरह से वो तैयारी कर रहे हैं, दिन रात एक किए हुए हैं। तो क्या भाई उनके अंदर जोश जुनून नहीं है? उनको जॉब करने की इच्छा नहीं है क्या? वो भी चाहते हैं, बोलते हैं ग्रुप डी है, फालतू है, लेकिन वो कर रहे नहीं कर रहे हैं। भाई सेंट्रल जॉब में आप जाइएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और वैसे भी आप बेरोजगार हैं तो आपको कोई काम बढ़िया नहीं मिलने वाला है। काम वही मिलेगा जो पत्थर उठाओ या फिर खेती करो या फिर किसी दुकान में, कंपनी में जा कर के उसके अंदर में जॉब करो और गाली बात सुनो, यही काम मिलने वाला है। जिस उम्र में आप पहुंच गए हैं, यहाँ पे प्रोफेशनल जॉब नहीं मिलेगा। 27-28 साल की उम्र हो चुकी होगी, 30 का हो चुका होगा, तो इस उम्र में जो है ना, प्राइवेट कंपनियाँ आपको बढ़िया पोस्ट देने वाले नहीं है, क्योंकि आपके पास जो है ना वो प्रोफेशनल जॉब करने लायक टैलेंट नहीं रह गया है। आपके पास एसपीडी है, मानते हैं एसपीडी रट लिए हैं, मैथ रीजनिंग रट लिए, लेकिन ये काम नहीं करता है प्राइवेट जॉब में। ठीक है, वहाँ पे टेक्निकल चीज़ें चाहिए, कंप्यूटर ज्ञान चाहिए, ये सारा चीज़ चाहिए। तो खैर जो भी हो, मेरा जो मानना था मैंने आपको बताया, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।